मैं रवि कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर हिंदी जो है कहानी का किताब, उसका जो चैप्टर 7 है उसका शीर्षक है ठेस। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो आपको 8 में भी काम देगा और साथ में अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आंसर्स इसमें से भी पूछा जाता है। ठीक है, उसमें देखेंगे जो कुछ शब्दार्थ मुहावरा जो भी आए उसको देख लेंगे, विपरार्थक शब्द देख लेंगे। साथ में इस कहानी से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम लोग बना डालेंगे। बस आप लोग को एक बार अच्छे से सुन लेना है या एक बार किताब भी खुद से पढ़ लेना है, ये हो जाएगा आपसे। चलिए चालू करते हैं। ये जो ठेस कहानी है उसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए, लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल, हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं। बिया मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये सब मिथिलांचल में आते हैं। तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम, यहाँ पे श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, माने मेहनत के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। चलिए आगे पढ़ते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन को गिनती नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते गिनती? उनको लोग उसको बेकार नहीं बेगार समझते हैं। क्या समझते हैं? बेकार नहीं बेगार समझते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा, सिरचन को लोग क्या समझते हैं? तो बोलेंगे जो बेकार नहीं बेगार समझते हैं सिरचन को। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है ना सो सिरचन है, जो एक मजदूर टाइप का, किसान टाइप का आदमी है। वो सिरचन, इसी सिरचन पे पूरे कहानी इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए खेत खलिहान के मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुला के? अरे क्या होगा, कह रहे हैं क्या होगा उसको बुला के? दूसरे मजदूर जब खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे तब कहीं सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई दे पड़ेगा, जो अब आ रहा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखेगा। पगडंडी समझते हैं ना, उस पर पाँव तौल तौल के माने पगडंडी पर तौल तौल के पाँव रखता है और धीरे धीरे, मतलब ये मतलब हुआ धीरे धीरे आ रहा हुआ। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बात और बात है, अगर मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो उसे बुला सकते हैं। ऐसे सिरचन को कोई नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि सिरचन थोड़ा सा काम में, माने कि एकदम लेट से आने वाला है, पूरा 1/3 काम हो गया है खेतों में तब वो आता है, इसीलिए लोग उसे नहीं बुलाता। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बुला सकते हैं आप उसे। आगे कहानी है। आज सिरचन को कोई मुफ्तखोर कह ले या कामचोर या चटोर कह ले, समझे ना। लेकिन एक समय था जब उसकी मुरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगर रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। ये सब पहले लोग खुशामद, चिक माने कारीगर टाइप के थे वो सिरचन, लोग उसे चिक बनवाने के लिए आते थे, चटाई टाइप का, समझे ना, सिक्की के होते थे, और लोग सिरचन से ये सब काम करवाते थे। वो कारीगर थे गांव में, अब उसके सिवा और कोई नहीं था कारीगर, तो लोग उसे खुशामद कर करके उससे काम करवाते थे। लेकिन आज लोग उसे बेकार समझ रहे हैं, कामचोर कह रहे हैं। आगे कहानी कहते हैं, कहानी कहता है, मुझे याद है। अब ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो कह रहे हैं मुझे याद है। कौन कह रहे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, यानी कि खाने को उसको क्या क्या मिलेगा। माँ हंस के कहती थी, जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। माने माँ बोलती थी जो जा तुम पहले बुला के लेकर आओ, वो मेरे काम में कभी भी पूजा भोग की बात नहीं करता, कभी भी खाने के लिए वो नहीं कहता जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस वो काम कर देता था, उसको जो देते थे खा लेते थे। ब्राह्मण टोली की पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने भी बेपानी कर दिया था। यहाँ बेपानी
वर्ड देखिए, बेपानी माने पानी पानी माने कि नहीं समझे बात, वो कर दिया। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। यानी कि सिरचन ने उसको कह दिया, ब्राह्मण टोली के जो पंचानन चौधरी थे उनके छोटे लड़के को, जो तुम्हारी भाभी है ना नाखून से काट काट कर तरकारी परोसती, यानी सब्जी जो डालती है तो थोड़ा थोड़ा डाल दिया। सिरचन खाने में थोड़ा ज़्यादा था, उसको मसालादार चटपटी वो सब खाने में ज़्यादा उसको पसंद है। और इमली का रस डालकर कढ़ी को हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने सीखा। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नैनू घी की डाढ़ी खखरोन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। तो खखरोन नहीं होता जो घी निकालने के बाद जरा के जो होता है उसके साथ चूड़ा मिला के, उसको बहुत पसंद है, वो उसके लिए रखी रहती थी। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, वो सिरचन की माँ कहती है, और बड़ी बेटी ससुराल से संवाद भेजा, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। उसकी ननद जो है सो रूठी हुई है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ, यहाँ भी एक वर्ड है पनियाई जीभ, यानी कि पानी वाला जीभ, पनियाई जीभ संभाल कर हंसता। घी की सोंगी सुगंध सूंघ ही आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी विवाह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन कहता है, सिरचन भी गप मारता है, बोल रहा है क्या भाभी, जहाँ इस सुगंध सूंघता तो आ जाता दौड़ के ही, और बोलता नहीं तो इस शादी विवाह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार कर उठता। गेहूं सांप जानते हैं ना, गेहूं बड़ा सा सांप होता, तो वो गेहूं सांप की तरह वो तुलना किया है, गेहूं सांप के जैसा फुफकार कर छूटता, मैंने उसको कोई बाधा पड़ता तो। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोड़ है, काम चोर नहीं। सिरचन मुंह पे ही कुछ बोल देता है लेकिन काम चोर नहीं है। आगे कहानी का रहा, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है सिरचन। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो जो भी कहता मुँह पे कह देता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे, माने कि ये सिरचन है ना सो चटगर है, जो खाने पीने का शौकीन है। तली पघाड़ी हुई तरकारी, दही ही कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम में सारी चिकनाई खत्म। यानी कहने का मतलब है उसमें खाने पीने में जरूर यदि कमी कर दी सिरचन के तो काम में भी वो थोड़ा कुछ कम कर सकता है। चिकनाई जो पूरा फिनिशिंग होता है ना, वो फिनिशिंग से काम नहीं करेगा। अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा और बोलेगा आज तो अब अधक पाली दर्द में माथा टना रहा है। ये बोलेगा, गप मारेगा, जब मेरा माथा टना रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, सो बात ये करता है। किसी दिन माने कभी नहीं, किसी दिन मान ले कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तितलियों से झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी और तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। एक बार और बढ़िया से सुन लीजिए, यहाँ पे आप लोग एक बार बुक भी जरूर पढ़ लीजिएगा इस सुनने के बाद, या फिर आप नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार जब कोई काम करते रहो तो उसको सुन लेना है बस। आपको उससे क्या होगा, सुनने से कहानी अच्छा से याद हो जाता है। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी,
बांस त्योले की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूज की रस्सी के बड़े बड़े जाल, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी और तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जो सिरसन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पेट भर खिला दो। काम पूरा होने पर एकाध पुराना थुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात ही है बेटिया। बड़े लोग की बात भी बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू के खिलाकर कोई करवाए भला। मतलब वो ना उसको ना खेसारी का सत्तू पिला दिया और दो पटेर की पाटियाँ बिनवा लिया। तो इस पे वो झिझला के बोला था। तो वो बोली थी जाके माँ को, तो बोलते बोल दो बेटिया, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। उस पार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली ही थी, समझे। ये बोल रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दूल्हे। ये बोलेगा मानू कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे छोटी बहन है। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पे तैनात करवा दिया था माँ ने, समझे। आगे कहानी कह रहा है, देख सिरचन इस बार नई धोती दूंगी। माँ कह रही है, फणीश्वर नाथ रेणु की माँ कह रही है, देख सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। मानू को देगी, इसलिए पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देख ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। ठीक है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा नहीं जानती कि मोहर छाप वाली धोती से ही अच्छी चीज़ बनती है, तो भैया को खबर भेज देती। मजली भाभी कमेंट पास कर रही है, फणीश्वर नाथ रेणु की मजली भाभी बोल रही है, जो पर्दे की आड़ से कमेंट पास कर रही है, जो पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है, तो भैया को पहले ही खबर भेज देती, जो एगो अच्छी छाप वाली धोती लेके आना। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अब काम में व्यस्त था सिरचन, उसके कानों में ये बात चली गई। सिरचन बोला मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। सिरचन बोल रहा है, मानू दीदी जो है ना, सो काकी माने फणीश्वर नाथ रेणु की माँ को बोली है, काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया अभी बात सुन के। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो बहू। माने फणीश्वर नाथ रेणु की जो चाची है, छोटी चाची, वो बोल रही है फुसफुसा के, किससे बात करती हो बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। अब बेटी की विदाई के साथ रोज मिठाई जो खाने को मिलेगा, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है, ओठ पर, समझे, जीभ बाहर निकल आती है ऐसे। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की शुद्धि नहीं रहती। अब जब काम करता था ना, तो उसे खाने पीने का माने काम करते करते उसको ध्यान भी रहता है, हमें खाना पीना भी है। चीक में सुतली की फंड डालकर
उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूड़ा माने यहाँ पे लिखा चिड़ुआ, चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैंने फनीश्वर नाथ रेणु बोले मैंने देखा जो सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं ऐसे ऐसे सूंघते हैं तो ऊपर ना जाता है। दौड़कर माँ के पास गए, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिड़ुआ और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने व्यस्त थी। बोली मैं अकेले कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मजली सिरचन को बुद्धियाँ क्यों नहीं देती? बुद्धिया में नहीं खाता काकी, सिरचन बोलता। बुद्धिया में नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, माने चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता, माने गुड़ वो नहीं छुआ। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई ऐसे ऊपर। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? फिर सिरचन भी कमेंट कर दिया, क्योंकि वो एकदम कम दिया था, मुट्ठी भर बूंदिया। फिर आगे सिरचन कहता है, बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। बस जब सिरचन बोला ना ये बात, इसी तरह जो आटी तो मिठाई हाथ खोल के बांटती है क्या, तो मजली भाभी अपने कमरे में जाके रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। अब चाची भी अपने फनीश्वर नाथ रेणु की माँ के पास जाके बोल रही है, जो छोटी जाति का आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही ना, किसी का नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुआ से बत्तुकी करने की क्या जरूरत? जिस चीज़ की जरूरत हो मुझसे कहो। माँ उसको माँ की तो दुलारी बहू है वो मजली भाभी, तो इसलिए माँ ने उसे तमक कर गुस्सा कर जोर से बोल रही है सिरचन को, जो अपना काम करो, काम करने का हो। बहुओं से क्या बत्तुकी करने में क्या जरूरत है? जिस चीज़ की जरूरत है मुझसे कहो ना। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरी चीख के फंदे डालने लगा। आगे है पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। माने पान सजाकर बाहर जो बैठक खाने हैं उसमें भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर सिरचन दादा काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी के बात पर कान मत दो, अपना काम करो, ये कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? तो सिरचन को पान का बीड़ा खाने के लिए कौन दिया? मानू दीदी ने। एक क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा। अब मानू दीदी पान सजा के बाहर भेज रही थी ना, उसमें से चुपके से एक पान का बीड़ा उठा के उस सिरचन को दे देता है खाने के लिए। अब बोलती है क्या, अपना काम करिए, लोग 5 तरह के लोग 5 तरह की बात करेंगे। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देख अवाक रह गए हैं। सिरचन ने चाची को अपनी और अचरज से घूरते देख कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। डिबिया का गमकौवा जर्दा। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। बहुत सारा कारण था जो सिरचन उसे पसंद नहीं करती थी। सिरचन को पसंद नहीं, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है मेरे से? हाँ, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम को अजरदा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। माने इनका किनका, फनीश्वर नाथ रेणु का। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समटा संभाल कर झोरे में रखा और टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया, क्योंकि उस चाची का बात का बुरा लगा लिया वो। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी
कोई मुफ्त में काम नहीं करता। और 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है, 8 रुपये में। इस मुँह झौसे के न मुंह में लगाम है और न आँख में सील है। पैसा खर्च करने पर सैकड़े चीखें मिलेंगी। 72 टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेके गली गली मारी फिरती है। मानू ये चाची कमेंट पास करी, वो जो झिझलाता हुआ हनहनाता हुआ आंगन से जो बाहर निकल गया सिरचन। मानू नहीं बोली, मानू चुपचाप रही थी। मानू चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। मानू अपना 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। वो उसकी माँ बोलती है। आगे कहानी कहता है, थोड़ा सा कहानी लंबा है, फटाफट कर देते हैं। मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी माँ ने। मानू को याद आया ससुराल वालों ने न जाने कितने बार खोल कर दिखाया था पटना और कोलकाता के मेहमानों को। वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मानू भी रूसी थोड़ा रह गई, जो मेरा काम नहीं हुआ। मैं सिरचन को मनाने गया। कौन? फणीश्वरनाथ रेणु जो लेखक हैं। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी को लपेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को भी ले गई अपने साथ। माने वो अपनी पत्नी के बारे में कर रही है। जो ससुरी मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती, नहीं भोगता, दुर्दशा नहीं भोगता। यह शीतल पाटी उसी दिन बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है। माने वो फणीश्वरनाथ रेणु समझ गया, जो कलाकार सिरचन जो कलाकार है उसके दिल में ठेस लगी है, अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? माने वो बोली बेजा नहीं दिखाई पड़ता। मानू से पूछती है, बड़ी भाभी जो है ना अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी, और यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। माँ क्यों मानू? वो बड़ी भाभी पूछती है मानू से। जो अधूरा छूट गया था ना उसमें लगाने लगी थी। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। माने लेखक कह रहे हैं, चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। वो फिर कमेंट कर दिया, बड़ी भाभी तो लगाने लगी, फिर वो फणीश्वरनाथ रेणु कमेंट यहाँ पे कर दिया, किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। वो जो अधूरा छोड़ दिया था उसमें अब बड़ी भाभी लगाने लगी, लेकिन मझली भाभी तो मुँह जोड़ थी और चाची भी। तो फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं जो अब इसमें मझली भाभी और चाची की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु। स्टेशन पे सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची की सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। काम चोर चटोर, मन अब सिरचन पे फणीश्वरनाथ रेणु को भी गुस्सा आ रहा था। गाड़ी आ गई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे बंद कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा, गुस्सा में। क्या है? सिरचन के पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूँ। वो सिरचन बोल रहा। मैंने अब क्या किया? दरवाज़ा खोल दिया। माने ये फणीश्वरनाथ रेणु, सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सके। सिरचन दादा, बस मानू इतना। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। आसन जो होता है ना पूजा पाठ में काम आता है, आसनी कुश की। अब ये दे दिया उनको, और उसकी गाड़ी धीरे धीरे चलने भी लगी तब तक। ठीक है ना, गाड़ी चलने लगी। मोनू
मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर ऐसे अ, दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो फूट फूट के रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा कि ऐसी कारीगर, ऐसी बारीकी रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ये कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए यहाँ पर है। चलिए इसका इसका शब्दार्थ भी देख लेते हैं। ये फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, इसके लेखक, ठीक। और इसके शब्दार्थ हैं पतीली। अब तांबे, पीतल आदि के जो ऊंचे किनारे वाले गोलाकार बर्तन होते हैं ना, उसको बोलते पतीली। पनियाई माने ललचाई जी, पनियाई वर्ड आया था। झाल कटुआ या करवा। चिक बांस की तिलियों से बना झीना पर्दा। नैनू माने मक्खन। शीतल पाट, वहाँ पे आया था नैनू काटना, तो वहाँ पे मक्खन जो उसमें छाली जो जमा करके मक्खन नहीं निकालते हैं, तो उसका क्या कहते हैं, जरुआ नहीं रहता जरा, और उसमें भुना हुआ जरा हुआ और उसमें चूड़ा मिला के, उस सिरचन को पसंद था। शीतल पाटी, चिकनी और पतली चटाई। अब आगे है प्रश्न अभ्यास। उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छा समझ भी गएंगे और ये खुद से करेंगे। एक बार और, एक दो बार और पढ़ लेना है। अभी थोड़ा टाइम भी है एग्जाम में, आपको पढ़ते रहना है। हिंदी जब कभी टाइम मिले आराम से फटाफट फटाफट पढ़ लेना है। कहानी बस याद रहेगा ना, आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। गाँव के सिरचन को काम बेकार ही नहीं, बेकार भी समझते थे। और सारा मिला के लिख सकते हैं आप। इस कहानी में आए विभिन्न पात्रों के नाम लिखे आप। पूरे जो बड़ी भाभी, मानू दीदी, माँ, चाची, मजली भाभी और फणीश्वरनाथ खुद भी, सिरचन, ये सब थे। जो पात्र हैं उसका नाम लिखना है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? हम बीच में बताएं भी, सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। आपके विचार से सिरचन का महत्व तो कम क्यों हो गया? क्योंकि लोग अब रेडीमेड मिलने लगा था, और काम चोर या मुंह का जोर भी था, वो सब भी बात था। आप अपने मन से भी और मिला के लिख सकते हैं। आप अच्छे से करिएगा, ये काम आपका है। सिरचन चिक और शीतल पार्टी स्टेशन पे ले जाकर मानू दीदी को देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? यानी कि ये प्रेम का भूखा है, न कि किसी चीज़ का। लोग देते हैं खाने के लिए, वो अलग बात है। ये सब माने हर आदमी वही होते हैं जो लोग आदर सम्मान का भूखा होता है। चलिए ठीक है, और आगे है कहानी, आप आगे खुद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग और सारा कहानी पढ़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं जो यही बस, और आगे पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। बस आपको क्वेश्चन आंसर भी करना है और सारा करना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा, जिससे और सारा कहानी आप तक पहुँच सके, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। धन्यवाद।